चलो देखो, लास्ट टॉपिक है तुम्हारा बैटरी। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फराडे प्रोडक्ट, गिवन क्या था, मतलब ऑल ओवर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक, लास्ट पोर्शन आपका बचता है बैटरी। अब आप पहली बात तो बैटरी का एक नॉर्मल, अगर आपसे कोई बोलता है बैटरी क्या होती है, तो आप इन नॉर्मल भी आप पढ़े हो, फिजिक्स में भी आप पढ़े हो कि अगर हम आपसे बोलते हैं सेल, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन एक क्या कैसे करते हो, कॉपी पे एक बड़ा खींचते हो और एक छोटा खींचते हो। इसमें छोटा वाला नेगेटिव होता है और बड़ा वाला पॉजिटिव होता है। अब सेल को आपने डिफाइन कैसे किया था कि सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, या सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट में कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉन का फ्लो या इलेक्ट्रॉन का मोशन बनाए रहता है। ठीक, तो वो तो क्या कि सेल, अगर आप कई सारे सेल को एक साथ मिला देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर कई सारे सेल एक साथ मिल जाते हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं बैटरी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। ठीक, अब इसमें क्या है, एक बड़ा एक छोटा, फिर छोटे वाले से बड़ा अटैच करो, फिर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे बड़ा। अगर शुरू बड़े पे किए होगे तो आपको फिर ख़त्म छोटे पे करना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। ये सब छोटी चीज़ें हैं ये सब, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया, तो ये हो गया बैटरी, ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। 1 2 3 4 लगभग 5 सेल हो गए इसमें, तो कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेल होता है हम उसको बैटरी बोलते हैं। ठीक, बैटरी दो तरीके की आती है। पहला, जिसमें आपको जो एनर्जी मिलने वाली है उस एनर्जी का अमाउंट बहुत कम होगा, उस बेसिस पे बैटरी को कैटेगराइज किया गया है। दूसरा, बैटरी जो हाई पावर एनर्जी स्टोर करती है, तो अब उसमें भी फिर डिवीजन कर दिया गया है। कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं जो वन टाइम यूज़ होती हैं कि आप उनको एक बार यूज़ करिए, यूज़ करने के बाद आप उनको फेंक दीजिए। और कुछ बैटरीज ऐसी आती हैं जिनको आप रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी हो गई, आप यूज़ करिए, डिस्चार्ज होती है, फिर चार्ज कर लेते हो। इन्वर्टर की बैटरी हो गई। और कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं जैसे आपकी बैटरी का सेल 10 रुपये का जो निप्पो एवरेडी आता है, आप उसको यूज़ कर लेंगे तो आप फिर यूज़ नहीं कर सकते, आप फेंक दीजिए उसको। जैसे आपका पेन होता है ना, डॉट वाली जो पेन होती है, एक बार लिख लिए तो खत्म, तो लिखो फेंको बोल देते हुए। नॉर्मली जो जेल पेन होता है तो डब्बा तो उसका खाम हो रहा है ना, तो आप दूसरी रिफिल भर के यूज़ कर सकते हो। सेम बैटरी का क्लासिफिकेशन पहले समझ लो कि वो बैटरी क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी करवाई कैसे है। बैटरी का काम होता है कुल मिला के एनर्जी स्टोर करना, जरूरत पड़ने पर एनर्जी देगा। तो कम एनर्जी भी स्टोर कर सकता है, ज़्यादा एनर्जी भी स्टोर कर सकता है। पहला कैटेगराइजेशन ये हो गया। दूसरा, बैटरी डिस्चार्ज भी हो सकती है और बैटरी वापस रिचार्जेबल, मतलब रिचार्जेबल और नॉन रिचार्जेबल दो तरीके की बैटरी आती है। एक जिसको आप बार बार रिचार्ज कर सकें, और एक ऐसी होती है जिसको आप रिचार्ज नहीं करेंगे, वो वन टाइम यूज ही होता है। तो उसके बेसिस पर एनसीईआरटी ने आपको कुछ बैटरीज के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ दे रहा हूँ, एनसीईआरटी खोल के बैठो, ज़्यादा आसान रहेगा। हाथ में पेंसिल पेन लेके बैठो। चलो, पहला है आपका बैटरी। एनी बैटरी एक्चुअली इट मे हैव वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज। एक से ज़्यादा सेल होने चाहिए और वो सेल किस में कनेक्टेड होने चाहिए, सीरीज में कनेक्टेड हो जाइए चाहिए, तो वो बैटरी कहलाएगी। और सेल डैट वी यूज एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बेसिकली अ गैल्वेनिक सेल वेयर द केमिकल एनर्जी ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कुल मिला के डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में आप क्या करते हो, जो उसमें यूज़ किया है तो वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वैसे भी सेल की बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर देगा। ठीक, हाउएवर फॉर ए बैटरी टू बी ऑफ प्रैक्टिकल यूज इट शुड बी रीजनेबल लाइट, कॉम्पैक्ट एंड इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी अप्रेसिवली ड्यूरिंग इट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ये कह रहे हैं बैटरी टू बी प्रैक्टिकल यूज, आपको बैटरी प्रैक्टिकलिटी में यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो सिर्फ बुक कॉपी, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो या आप नॉर्मल रिएक्शंस पढ़ते हो तो आप बुक पे कॉपी पे केमिकल लिख देते हो, काम खत्म, आप कर नहीं रहे हो। बैटरी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको प्रैक्टिकलिटी डेली लाइफ में यूज करना है। तो अगर आप बैटरी को बनाते हो या आप बैटरी को यूज करते हो तो आपकी बैटरी से क्या एक्सपेक्टेशंस आती हैं। तो आप ये सोचते हो कि बैटरी काफी हल्का हो, मतलब बहुत भारी ना हो, रिजनेबल लाइट होना चाहिए बैटरी, कॉम्पैक्ट थोड़ा छोटा होना चाहिए कि आप उसको कहीं भी एडजस्ट कर ले जाइए, एंड वोल्टेज शुड नॉट बी वेरी अप्रेसिवली ड्यूरिंग यूज, और वोल्टेज का ड्रॉप बहुत तेज नहीं गिरना चाहिए। ये नहीं है कि आप बैटरी यूज कर रहे हो तो धीरे धीरे आप वो गिरता भी चला जा रहा है। तो एक 3 चीजें बोली गई हैं। पहला, कॉम्पैक्ट साइज होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, और वो यूज करते समय उसका वोल्टेज डाउन नहीं होना चाहिए, वो एक कांस्टेंट से आपको एनर्जी देता रहे। ठीक, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ बैटरी। इस बेसिस पर बैटरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट इज प्राइमरी बैटरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी बैटरी। अब पहले क्लियर कर लो, प्राइमरी बैटरी को कहते हैं नॉन रिचार्जेबल बैटरी, नॉन रीयूसेबल बैटरी। प्राइमरी बैटरी को आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं।
प्राइमरी बैटरी को आप फिर से यूज नहीं कर सकते हैं, एक वन टाइम यूज है प्राइमरी बैटरी, एक बार यूज किया कहानी खत्म उसकी। सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल बैटरी होती है और रिसाइकलेबल बैटरी होती है, आप उसको डिस्चार्ज चार्ज आप उसको कर सकते हैं और आप उसको बार बार यूज कर सकते हो, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आपकी फोन की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, ये सेकेंडरी बैटरी होती है, आप उसको रिचार्ज करते हो बार बार। और बेसिकली बहुत से जगहों पर ऐसा बैटरी आती है, जैसे आपने देखा होगा कि घड़ी में सेल लगता है ना, घड़ी में सेल लगता है तो एक बार सेल खत्म हो गया तो फिर क्या हो जाता है, निकाल के आपको फिर दूसरा सेल लगाना पड़ेगा। जैसे जो मैंने माइक लगाया है उसके माइक में भी आपका एक छोटा सा सेल लगेगा, तो वो अगर खत्म हो जाएगा तो निकल जाएगा, वही प्राइमरी बैटरी है। बहुत लोगों के कान में मशीन लगती है सुनने वाली, उनको सुनाई नहीं पड़ता ना, तो हियरिंग एड लगता है कान में, तो वो लगाए रहते हैं तो उससे उनको आवाज़ क्या होती है, तेज सुनाई देती है। तो अगर वो भी वन टाइम, उसमें भी जो बैटरी लगती है वो वन टाइम होती है, तो वन टाइम बैटरी को ही प्राइमरी बैटरी कहते हैं। और फॉर मैनी टाइम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो तो आप उसको सेकेंडरी बैटरी कहते हो। दूसरी बात, प्राइमरी बैटरी का वोल्टेज कम होगा, ज़्यादा वोल्टेज का नहीं होता है। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, इसमें घड़ी में जो बैटरी सेल लगेगा कितना पावर का होगा, करंट नहीं लग जाएगा आपको उससे। लेकिन सेकेंडरी बैटरी का जो पावर होता है वो कहीं ना कहीं आपको करंट मारने भर का होता है, कि आपको झटका मार देगा, आपकी बॉडी को एक सडन शॉक देने का पावर रखता है। तो आपसे पूछा गया अगर विच वन इज मोर पावरफुल, तो सेकेंडरी बैटरी इज मोर पावरफुल देन प्राइमरी बैटरी, ठीक, तो वो याद रखना। चल, प्राइमरी बैटरी, इन द प्राइमरी बैटरीज द रिएक्शन अकर ओनली वंस, देखो इसलिए कह रहा है प्राइमरी बैटरी में रिएक्शन सिर्फ एक बार होता है, एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। अगर एक बार रिएक्शन होगा, एक बार उसको आप यूज करिए, एक बार बैटरी डेड हो गई तो आप उसको फिर से यूज नहीं कर सकते हैं। द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज द ड्राई सेल, अंडरलाइन कर लो। सब प्राइमरी बैटरी का सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ड्राई सेल, या उसको हम लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं, क्योंकि लेक्लांचे ने खोजा था, साइंटिस्ट का नाम है, तो उन्हीं के खोजे जाने की वजह से इनका नाम रख दिया गया लेक्लांचे सेल या ड्राई सेल, ठीक। विच इज यूज्ड इन कॉमनली इन आवर ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक। तो क्लॉक तो आप देख ही रहे हो, आपने ट्रांजिस्टर नहीं देखा है, ट्रांजिस्टर बंद हो गया है। ट्रांजिस्टर ज़्यादातर पहले वो वाला डिब्बा आता था, टीवी आता था जो डिब्बे वाला, उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता था, रेडियो में ट्रांजिस्टर लगा रहता था, तो उस समय ट्रांजिस्टर यूज किया जाता नहीं है, तो क्लॉक में यूज़ किया जाता है अभी भी। द सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर दैट ऑल्सो एक्ट एज एनोड एंड कैथोड इज ए कार्बन ग्रेफाइट। अच्छा, जो सेल होता है आपका, जो बैटरी प्राइमरी बैटरी होती है, अगर आप सुनो, आप अपने दिमाग में भाई 10 रुपये वाला निप्पो रखो दिमाग में, 10 रुपये वाला इमेज क्लियर हो रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो, तो 10 रुपये वाला जो निप्पो होता है उसको कभी खोला है उसको कभी खोल के देखो, ऊपर जो प्लेट रहती है तो अंदर सिल्वर कलर का प्लेट मिलेगा, और ऊपर देखो तो जो बैटरी होती है आपकी 10 रुपये वाली निप्पो वाली जो बैटरी होती है, उसको कभी ध्यान से देखो तो बैटरी ऐसे रहेगी, लेकिन ऊपर ऐसे थोड़ा सा उठा रहता है एक तरफ। तो एक्चुअल क्या है कि बाहर तो उसकी प्लेटिंग कर दी गई होती, अंदर उसका इधर एक तरफ, और आपने देखा होगा कि एक तरफ उसका पॉजिटिव रहता है और एक तरफ उसका, तो एक उसका बन जाता है आपका कैथोड और एक उसका बन जाता है क्या आपका, तो सिंगल में ही आपका दोनों रिएक्शन करा दिया जाता है, कैथोड एनोड वो दोनों बनवा दिया जाता है। अभी बैटरी सेल होती तो फिर करवा देते, ठीक है। हाँ चलो देखो, तो बेसिकली क्या है कि जो तुम्हारे पास सेल होता है, नॉर्मली घर में सेल होगा, सेल खरीद के या बैटरी में से निकाल के, घड़ी में से निकाल के चक्कर लियो, ठीक है। अब जरा सेल को ध्यान से देखो, जानते हो इस सिंगल सेल के अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया गया है कि इसमें एनोड और कैथोड इसमें दोनों आ गया है, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, आप देख लीजिएगा, अभी इसमें तो नहीं दिखेगा, मतलब मुझे दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, नहीं रहने दो। तो इसमें जो है एक तरफ इसमें पॉजिटिव दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक तरफ उसके अपोजिट आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको कैथोड बोलते हैं। अच्छा, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे निकला हुआ रहता है, ये हिस्सा थोड़ा सा निकला है, एक्चुअली ये आपका यही रॉड है, यही आपका रॉड है। और ये रॉड किसका बनाया जाता है, प्लेटिनम का या ग्रेफाइट का? क्यों? क्योंकि प्लेटिनम और ग्रेफाइट की जो रॉड होती है वो इनर्ट होती है, वो मेन रिएक्शन में कहीं रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक। अच्छा, एक बात और, जो बैटरी खरीद के आया है, जो बैटरी इसमें है, आपने फिजिक्स में पढ़ा था, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ा था, ईएमएफ, और एक आपने पढ़ा था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी इस बैटरी को जैसे मैंने लिया हाथ में, तो इस बैटरी पे लिखा है 1.5 वोल्ट, 1.5 बैटरी भी लिखा है, तो इसका मतलब है इस बैटरी का 1.5 वोल्ट क्या, कौन सी वैल्यू है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है कि ईएमएफ है इस बैटरी का?
ईएमएफ है। मतलब कंपनी इतना क्लेम कर रही है कि मेरी बैटरी आपको कितना वोल्टेज देगी, 1.5 का देगी, लेकिन हमें पता है इसका आधा भी किस में खर्च होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस में खर्च हो जाएगा। मान के चलो अगर 0.5 भी इसमें खर्च हो गया तो आपको कितना मिलेगा, आपको तो 1 वोल्ट मिलेगा। वो जो 1 वोल्ट आप लेके उससे जो करंट आप बना रहे हो वो क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो कंपनी तो लिख के देगी कि 1.5 वोल्ट, लेकिन उसमें से कुछ आपका खर्च हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक। तो बेसिकली क्या है, आप पहला कवर इसको हटाइएगा, इसका पहला कवर आप हटा दीजिएगा, आपको आपका सेल मिल जाएगा, मतलब नॉर्मली सिल्वर कलर का आपको मिल जाएगा। इसमें अरेंजमेंट इसमें किया गया है, ठीक। अब इसके अंदर आपका बकायदा पूरा पेस्ट भरा रहता है, रॉड, इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम, ग्रेफाइट, सब इसमें पेस्ट जो चाहिए इसमें अंदर सब भरा रहता है। कभी फुर्सत मिलेगा तो खोल के अच्छे से चेक कर लेना, ना जी जाके इसका ऑपरेशन कर लेना, मिल जाएगा सब, ठीक है। अब रहता क्या क्या है, खोलो। द सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर, वो जो कंटेनर आपने देखा था वो जिंक का रहता है। डेट ऑल्सो एक्ट एज एनोड एंड कैथोड, जो कि एनोड और कैथोड का भी काम करने लगता है, डेट इज ग्रेफाइट। सराउंडेड बाई पाउडर्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। इंपॉर्टेंट है कि सेल में कौन कौन से कंपाउंड अगल बगल रहते हैं उसके, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड रहते हैं और कार्बन रहता है। The space between the electrode is filled by a moist paste of ammonium chloride and zinc chloride। और ये जो उनका दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो जगह होती है, स्पेस जो होता है, उस स्पेस में आपका एक पेस्ट भरा होता है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स बट दे कैन बी रिटन अप्रोक्सीमेटली। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, बट एनसीईआरटी ने आपको लिख के दिखा दिया है कि एनोड, अच्छा एनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, और आपने कंटेनर जिंक का उठाया है ना, तो जिंक मेटल है, तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज। तो जिंक को देखो Zn इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 चला गया। अब कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे आपका MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये और अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम आता है, इलेक्ट्रॉन लेके ये कन्वर्ट हो जाता है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और प्लस अमोनिया, ये कैथोड पे। रिएक्शंस याद रखिएगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट पेपर में रिएक्शंस ही आपसे वो पूछेंगे कि प्राइमरी बैटरी का रिएक्शन लिख दो क्या है, तो एनोड कैथोड का पूछ लेंगे आपसे, ठीक। In the reaction at cathode, manganese is reduced from the +4 oxidation state to +3 oxidation state। इस रिएक्शन में जो आपको दिख रहा है बुक में, इसमें आप चेक करो तो आपके पास रिएक्टेंट साइट आपका MnO2 है। क्लास 11th में आपको रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया गया था। अच्छा मैग्नीज का आपको नहीं पता तो X मान लो। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2, तो 2 है तो कितना हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, +4। यानी मैग्नीज यहाँ पे अपने कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 में है, और ये कन्वर्ट हो जा रहा है आपका MnO और OH, इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। अब ये चेक करो, मैग्नीज का निकालना है तो x, ऑक्सीजन का हो गया -2, और पूरे OH का, पूरे OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। हाइड्रोक्साइड पे -1 होता है कि नहीं होता है, -1 इज इक्वल टू 0, -2 -1 कितना हो गया, -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, +3। इसका मतलब है मैं MnO2 से वो आ रहा है इसमें, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर +4 था, बाद में ऑक्सीडेशन नंबर +3। इसका मतलब 4 से 3 आके घटा मतलब ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ, और जहां ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होता है वहां पे कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन। और ये रिडक्शन हो किस रॉड पर रहा है, कैथोड पर, और कैथोड पर होता ही गया है रिडक्शन, NCR, ठीक। अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स विद जिंक आयन टू गिव जिंक टेट्रा अमोनियम जिंक सेकंड सल्फेट, सॉरी सल्फेट नहीं, टेट्रा अमोनियम जिंक सेकेंड। अब ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब समझो पहले इसमें समझना क्या है, आपसे कहे हैं कि आप कैथोड पर चेक करो, कैथोड में आपका ये तो बन ही रहे हैं, ये तो बन ही रहे हैं, साथ में अमोनिया भी बन रहे हैं। तो अमोनिया बन क्यों रहा है, अमोनिया इसलिए बन रहा है, अमोनिया प्रोड्यूस इन द रिएक्शन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद जिंक। अमोनिया जो होता है वो बहुत हार्मफुल गैसेस होती है। अगर अमोनिया रिएक्शन में कहीं रुक गया, टिक गया, तो ये पूरे सेल के रिएक्शन को बर्बाद कर देगी। तो इसका मतलब है आपको अमोनिया क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालिए। अच्छा, प्लांट क्या इनटेक करता है, प्लांट क्या इनटेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज करता है, क्या जरूरत है रिलीज करने की, रखे रहे अंदर, नहीं ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आपको प्लांट आपके लिए नहीं आया है, पहली बात। देखिए इस धरती पे जो भी आता है लोग अपने अस्तित्व के लिए आते हैं, कोई किसी के लिए नहीं आया है। प्लांट हमारे लिए नहीं आया है, ना हम प्लांट के लिए आए हैं।
तो प्लांट ऑक्सीजन क्यों निकाल दे रहा है? क्या जरूरत है, रखे रहे अंदर? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। प्लांट के पास ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो उसके पास जरूरत नहीं, लेकिन वो रखे रहता है अपने अंदर। रीजन है, किसी भी प्लांट के अंदर जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट, क्या आप उसको क्लोरोफिल कह सकते हैं? प्लांट के अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या क्लोरोफिल कह सकते हैं? बोल सकते हो? अच्छा सोचो, अगर क्लोरोफिल ही ना होता तो खाना बनता? तो इसका मतलब क्लोरोफिल है तो खाना बन रहा है, और खाना बन रहा है तो एनर्जी बन रही है, एनर्जी है तो प्लांट है। अब अगर आपने प्लांट के अंदर से ऑक्सीजन नहीं निकाला तो ऑक्सीजन सबसे पहले जाके क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करेगा, सबसे पहले किचन, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो किचन है। तो ऑक्सीजन अगर प्लांट के से बाहर नहीं निकला तो ऑक्सीजन वो आग है जो जाके सबसे पहले किचन ही जलाएगा। तो क्लोरोफिल, इसीलिए प्लांट को मजबूरी में सबसे पहले अपने अंदर से क्या निकालना पड़ता है? ऑक्सीजन, क्योंकि वो प्लांट को अंदर से क्या कर देगा? खराब कर देगा, खोखला कर देगा अंदर से। आपके बॉडी के अंदर कोई चीज खराब हो रही हो, कोई चीज सड़ रही हो, तो उसको जल्द से जल्द निकालिए बाहर, नहीं तो वो आपको अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाएगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन। सेम वैसे ही अमोनिया इस रिएक्शन में बन रहा है, तो अमोनिया पूरे रिएक्शन, पूरे सेल को बर्बाद कर देगा, क्योंकि अमोनिया बहुत बेकार रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत तेज है ये, बहुत तेज रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा ये, तो ये बेकार कर देगा पूरे रिएक्शन, पूरा सेल बर्बाद कर देगा। किसी तरह अमोनिया को इंगेज करिए किसी और के साथ। तो आपने इसीलिए स्टार्टिंग में आपने जिंक को साथ लेके चला था। ये जिंक क्या करेगा? अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, दैट इज टेट्रा अमोनियम जिंक सेकेंड। एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये इजिली डिसोल्यूट नहीं होता, इजिली डिसोसिएट नहीं होता, टूटता नहीं है। तो टूटता नहीं है तो ये देखो, जिंक जो होता है ये अमोनिया को NH3 4 4 + 2 ये क्या करता है? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर। अब अमोनिया जो है वो जिंक के साथ इंगेज हो गया, अब अमोनिया फ्री नहीं है, इंगेज हो गया, और इंगेज हो गया तो अब अमोनिया फ्री काम नहीं कर पाएगा। तो ये रीजन है जिंक को लेने का। पूछा जाएगा आपसे कि प्राइमरी बैटरी में जिंक का यूज क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है ताकि वो जिंक के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर ले, जिसकी वजह से आपकी बैटरी का जो मेन रिएक्शन है वो इफेक्ट ना करे। समझ आया? The cell has a potential of nearly 1.5 volt। देखो NCERT खुद लिख रही है 1.4, और आपको मैंने सेल में भी लिखा दिखा दिया था कि सेल खुद 1.5 वोल्ट का देती है वो, ठीक। दूसरा सेल शुरू हो गया अभी, मरकरी सेल। तो पहला था आपका ड्राई सेल, लेक्लांचे सेल, ये उसका रिएक्शन था एनोड कैथोड का। अब दूसरा प्राइमरी बैटरी, दूसरा सेल मरकरी सेल, सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस। इसमें लो करंट निकलती है, जैसे हियरिंग एड, जो कान में लोग मशीन पहनते हैं सुनने के लिए। पहला वॉचेस, घड़ी में। कंसिस्ट ऑफ जिंक मरकरी अमलगम एज एनोड। जिंक मरकरी अमलगम याद है कुछ? जब भी कोई मेटल मरकरी के साथ रिएक्शन करता है तो उसका नाम अमलगम हो जाता है। जो मेटल करेगा उसी के नाम जोड़ दो, सोडियम करेगा तो सोडियम अमलगम, मरकरी करेगा, जिंक करेगा तो जिंक अमलगम। तो इसमें बेसिकली मरकरी अमलगम एज एनोड यूज होता है, एंड पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन एज कैथोड। ये याद रखिए, मरकरी सेल में कौन एनोड बनता है और मरकरी सेल में कौन कैथोड बनता है। बोर्ड में भी आना होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिकम ए कैथोड इन मरकरी सेल। तो जिंक अमलगम आपका एनोड बनता है, और पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड और कार्बन ये कैथोड बनता है। द इलेक्ट्रोलाइट इज ए पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस फॉर द सेल आर गिवन बिलो। अब एज इट इज ये आपको याद करना है, कोई बहुत ज्यादा इसमें नहीं, आप 2-3 बार लिख लिख के इसको याद कर लीजिए, रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। ये मरकरी सेल का रिएक्शन है, वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक। द ओवरऑल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया है। द सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ट। मतलब जो वॉचेज में, हियरिंग एड में जो यहाँ सब पोटेंशियल देती हैं 1.35 वोल्ट का देती हैं, and remain constant during its life as all the overall reaction does not involve any ion in the solution whose concentration can change during its lifetime। और ये तब तक कांस्टेंट रहता है 1.35 जब तक कि आप उसमें बाहर से उसके कंसंट्रेशन में, या आपने उसमें बाहर से आयन नहीं डाला होगा। जब तक उसके साथ छेड़खानी नहीं करोगे वो एज इट इज जैसे था वैसे ही रहेगा, ठीक।
ये हो गया आपका प्राइमरी बैटरी। तो हमें क्या पता चला, प्राइमरी बैटरी क्या होती है? प्राइमरी बैटरी वो होती है जिसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, ओनली वन टाइम यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको पहला सेल पढ़ाया गया लेक्लांचे सेल, या उसको बोलते हैं ड्राई सेल। उसका जो पोटेंशियल होता है वो 1.5 का पोटेंशियल होता है, ठीक। बाकी आप उसका एनोड का कैथोड का याद रख लीजिएगा, उसका एनोड कैथोड कौन क्या बनता है। सेकंड आपका था मरकरी सेल, हियरिंग एड में यूज़ होता है, वॉचेस में यूज़ होता है, जिसका पोटेंशियल 1.35 वोल्ट होता है, और उसका भी एनोड और कैथोड का रिएक्शन आप याद कर लीजिएगा, ठीक। सेकंड आता है आपका सेकेंडरी बैटरी। A secondary cell after use can be recharged by passing through it in the opposite direction so that it can be used again। तो सेकेंडरी बैटरी को आप बार बार यूज कर सकते हैं। A good secondary cell can undergo a large number of discharging and charging cycle। एक जो सेकेंडरी बैटरी होती है वो अपनी जिंदगी में बहुत बार चार्ज होती है फिर डिस्चार्ज होती है। जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी, आप जिस दिन फ़ोन खरीदे उसके बाद आपने फ़ोन चलाया, बैटरी डिस्चार्ज हुई, आपने फिर चार्ज किया, फिर डिस्चार्ज हुई, फिर डिस्चार्ज किया, तो ये साइकिल बहुत बार चलती रहती है। ये सेकेंडरी बैटरी का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक। 2-3 गुण डालो, ज़्यादा नहीं, और इसमें भी डाल दो, 3-4 गुण इसमें डाल देना, ठीक। चल के पढ़ने वाले नहीं। चलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द लेड स्टोरेज बैटरी। लाइन अंडरलाइन कर लो। सेकेंडरी बैटरी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बैटरी मानी जाती है वो लेड स्टोरेज बैटरी मानी जाती है, ठीक। कॉमनली यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर। जो आपकी कार जो होती है, जो भी जितनी भी कारें चलती हैं आपकी, उसमें यही लेड स्टोरेज बैटरी यूज़ की जाती है, और आपके इन्वर्टर में भी लेड स्टोरेज बैटरी ही यूज़ की जाती है, ठीक। अच्छा, मोबाइल की बैटरी कौन सी होती है? सुने भी हो, लिथियम आयन बैटरी सुने हो ना। मोबाइल की बैटरी लिथियम आयन होती है, और जो कार की बैटरी होती है या इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। तो दोनों में फ़र्क है। हाँ ठीक है, वो जो चलता आया है वो लिथियम आयन ही अभी तक चलता आया है, अब आप उसमें चेंज कर रहे हैं थोड़ा बहुत। इट कंसिस्ट ऑफ अ लेड एनोड एंड ग्रिड ऑफ लीड पैक्ड विथ अ लेड ऑक्साइड एज कैथोड। अब ये याद कर लो कि लीड एनोड पे लेड रहता है, ठीक है, और लेड ऑक्साइड कैथोड पे रहता है। 38% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन इलेक्ट्रोड। एग्जैक्ट डाटा है, याद रखिएगा कि सेकेंडरी बैटरी में 38% H2SO4 यूज किया जाता है, ठीक। अब समझो सबसे इंपॉर्टेंट, एनोड का रिएक्शन दिया है कि लेड प्लस सल्फेट, ये हो गया आपका लेड सल्फेट, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया गया है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया गया है। सेकंड है आपका कैथोड, लेड ऑक्साइड और सल्फेट का आपस में रिएक्शन प्लस हाइड्रोजन का रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये लेड सल्फेट और H2O बन गया। ओवरऑल दोनों रिएक्शंस को ऐड करके नीचे फाइनल रिएक्शन दिया है, लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस H2SO4 गिव लेड सल्फेट प्लस H2O। अब पहले इस रिएक्शन को समझिए। जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी, तो ये रिएक्शन चलेगा ऐसे, लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस H2SO4, ये फॉरवर्ड चलेगा जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी। और जब आप उसको चार्ज करोगे तो ये चार्ज में उल्टा चलता है, फिर लेड सल्फेट प्लस H2O, ये चलेगा वो, ठीक। चलो, ये एक्चुअल क्या है, देखो, अगर आप अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे होगे, तो जिस समय डिस्चार्ज हो रही होगी आपकी बैटरी, जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी तो उस समय रिएक्शन ये चलेगा, लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस 2H2SO4 gives 2 lead sulfate और प्लस 2H2O। ये डिस्चार्ज का इक्वेशन है, ये डिस्चार्ज होगा जब आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा, आप उससे करंट ले रहे होगे। जैसे इन्वर्टर की बैटरी, जैसे आपने कार स्टार्ट किया, आप रात में जब कार स्टार्ट किए, आपने रात में हेडलाइट जलाया, इंडिकेटर जलाया, तो बैटरी खर्च होगी कि नहीं खर्च होगी, तो उस समय ये रिएक्शन चलेगा। लेकिन अब तुमने बैटरी, यह सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो इसमें टुक टुक चल रहा है, ई रिक्शा, तो दिन भर ई रिक्शा डिस्चार्ज हो रहा होता ना, तो ये रिएक्शन चलेगा। जैसे ही रात में आप उसको चार्ज लगाएंगे, जैसे चार्ज लगाओगे ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लेड सल्फेट प्लस 2H2O गिव्स लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट। इस एनसीईआरटी ने क्लियर नहीं किया है इसको, सेपरेटली इसको क्लियर नहीं किया है, ठीक है, तो इसको सेपरेटली मैं क्लियर कर दिया हूं, आप भी कर लेना। डिस्चार्ज होगी तो इक्वेशन ये बनेगी, जब चार्ज होगी तो ये वाला आगे आ जाएगा और ये वाला पीछे चला जाएगा, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इक्वेशन। अब वो एनसीईआरटी ने एक ही बार में कर दिया खाली, उसने एक लाइन नीचे लिख भी दी है, हालांकि उसने लाइन लिख दी है, ऑन चार्जिंग द बैटरी
द रिएक्शन इज रिवर्स्ड। जब बैटरी को चार्ज करोगे तो पूरा का पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब वो ये हो जाएगा, ठीक है। एंड PbSO4 ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड इनटू लेड एंड लेड ऑक्साइड, और उल्टा हो जाएगा, पूरा पूरा बदल जाएगा वो। समझ आया, क्लियर हुआ। मरकरी सेल होती है, उसमें पावर करंट नहीं ज़्यादा देना होता ना। चलो उसके बाद एक एक्स्ट्रा दिया है NCERT ने, कंडेंसर में कहाँ सेल होता है, कंडेंसर खुद अपने आप में वो होता है, तो कंडेंसर एक कैपेसिटर है। चलो नेक्स्ट है आपका अनदर इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल इज द निकल कैडमियम सेल। NCERT ने दे दिया है, एक ही पैरा दिया है लेकिन दिया है, बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे को खाली क्या है ना, उनको प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, लेड स्टोर यही याद रहता है, छोटा सा वाला छूट जाता है उनका। तो NCERT ने दिया है दूसरी बैटरी का भी नाम निकल कैडमियम सेल विच हैज लॉन्गर लाइफ देन द लेड स्टोरेज सेल। समझ गए हो, निकल वाले की ज़्यादा होती है। अब क्यों ज़्यादा होती है, वो इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें यूज़ किए जाने वाले दोनों मेटल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इजीली डिग्रेड नहीं होते हैं, तो इसीलिए जब तक मेटल चलेगा तब तक उसकी लाइफ लास्टिंग रहेगी, लॉन्ग लाइफ लास्टिंग रहेगी। और क्योंकि उसमें लेड यूज़ करते हैं, लेड उतना मजबूत नहीं होता, ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिए उसको, तो ये वैसे ही स्ट्रांग एसिड में आता है, तो इसीलिए इसके साथ रह के थोड़ा ये देर पे कमजोर पड़ जाता है। लेकिन निकल कैडमियम के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, बट मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। निकल कैडमियम को बनाने में महंगा पड़ता है क्योंकि निकल और कैडमियम दोनों महंगा पड़ता है थोड़ा। We shall not go into the details of the working of the cell and the electrode reaction during charging and discharging, overall reaction during discharge। पूरा वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, NCERT पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो बस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आपको दे दिया है, ठीक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT ने उसका फिगर भी दे दिया है। तो आप सोचिए, फिगर दे दिया, बच्चा फिगर छोड़ देगा, बोर्ड वाले क्या करेंगे, ऐसे ही फिगर कॉपी पेस्ट कर देंगे, और ये जो लिखा है ना पॉजिटिव प्लेट, सेपरेटर और नेगेटिव प्लेट, इसी को ABC कर देंगे और कहेंगे लेवल देम, करो लेवल। अब तो इसलिए रेडी रहिएगा, ध्यान से फिगर देख लो कि किसको पॉजिटिव प्लेट बोला है, किसको सेपरेटर बोला है और किसको नेगेटिव प्लेट बोला, दिमाग में रखो। अगर ABC करता है पेपर में तो आप रेडी रहिएगा उसके लिए, ठीक। चलो अब आता है आपका फ्यूल सेल। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट इज नॉट अ वेरी एफिशिएंट मेथड एंड इज अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो थर्मल पावर प्लांट से बनती है, और थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली बनती है वो काफ़ी पॉल्यूशन वाली होती है, बिजली पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आती है। इन सच प्लांट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल इज फर्स्ट यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग वाटर इनटू हाई प्रेशर स्टीम। बहुत सारे प्लांट्स में या बहुत सारे उसमें हम एक नया सिस्टम ऑक्यूपाई किए थे, टरबाइन सिस्टम। हाई हाइट से, बहुत ऊंची हाइट से हम टरबाइन पे पानी गिराते थे, तो टरबाइन नाचता था, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कन्वर्ट होती थी, तो स्टोर कर लेते थे। तो ये भी एक तरीका हम करते थे, कुछ दिन तक वो भी चलाए। वी नो डैट गैल्वेनिक सेल डायरेक्टली कन्वर्ट केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। ये पता है कि गैल्वेनिक सेल डायरेक्ट केमिकल को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है, एंड इज हाईली एफिशिएंट, और हाईली एफिशिएंट भी होता है, मतलब कहीं लॉस नहीं होता ज़्यादा। It is now possible to make such cell in which reactants are fed continuously to the electrode and product are removed continuously from the electrolyte compartment। अब कुछ ऐसा सेल बनाना है कि रिएक्टेंट ऑटोमेटिक मिलता जाए और जो उसका प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिक निकलता जाए, आपको बार बार वो करने की जरूरत ना पड़े वहां पर। गैल्वेनिक सेल आर डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मेथनॉल डायरेक्टली इनटू एनर्जी कॉल्ड फ्यूल सेल। तो गैल्वेनिक सेल को ही इस तरीके से डिजाइन किया गया, इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया, कुछ फ्यूल्स यूज करके, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन और मेथनॉल यूज करके, जो डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसको बोला गया फ्यूल सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्यूल सेल, फ्यूल सेल इंपॉर्टेंट है। ऐसे आएगा, डिफाइन द टर्म फ्यूल सेल, एक्सप्लेन द टर्म फ्यूल सेल, ठीक है। तो मैंने समझा दिया, अब आप क्या करिएगा, गूगल खोलिएगा, ChatGPT खोलिएगा, आप उस पर लिख दीजिएगा अबाउट फ्यूल सेल, करोगे वो प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिख के दे देगा। आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा कि अगर मान लो इनकेस 2-3 नंबर में डेफिनेशन आती है लिखने को, तो आप लिख ले जाएं उसको, ठीक। चलो, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल यूजेस द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अभी तक का जो सबसे पॉपुलर फ्यूल सेल बना है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला बना है। पॉपुलर क्यों बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। और ये जो पानी बनता है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाने से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो इतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी कि आप मान के चलिए उस एनर्जी से आप रॉकेट उड़ा सकते हैं। इतनी ज़्यादा एनर्जी बनती है अगर आपने ह्यूज मात्रा में हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन यूज एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल है एक तरीके का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपने एक सर्टेन टेम्परेचर, कंडीशन, प्रेशर आपने दे के मिला दिया तो इतना एनर्जी वहाँ से रिलीज हो जाएगा कि आप उस पर एक मिसाइल उड़ा सकते हैं। अच्छा,
आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया तो आपको क्या मिल गया, एनर्जी मिल गई, और उस एनर्जी का यूज़ आपने यूज़ कर लिया, और साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाओगे तो बनेगा क्या, वो पानी आपके लिए यूज़ भी तो कर सकते हो, पानी पीने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मतलब आपने एक ऐसा जुगाड़ कर लिया कि उसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब आपके काम का, कुछ भी वेस्ट नहीं जा रहा है। जैसे आप पेट्रोल भराते हो गाड़ी में, तो पेट्रोल भराया गाड़ी में, गाड़ी चली, आपका फायदा हुआ, लेकिन कहीं दूसरे हाथ पे पॉल्यूशन भी तो निकला, दिक्कत भी तो हुई। लेकिन फ्यूल सेल का प्रॉफिट है, मिलाओगे एक तो पानी बन गया जो आपके यूज में आ गया, और दूसरा एनर्जी भी दे दिया जो आपको काम करने के लिए यूज आएगा। तो इसीलिए मोस्ट सक्सेसफुल माना गया था। द सेल वॉज यूज्ड बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अंडरलाइन करो, पूछा जाएगा फ्यूल सेल इज यूज्ड इन विच प्रोग्राम, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसको सबसे पहले यूज किया गया था। The water vapor produced during the reaction were condensed and added to drinking water for the astronauts. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाओगे तो पानी ही बनेगा, जो कि एस्ट्रोनॉट के पीने के लिए यूज कर दिया गया था। इन द सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू अ porous carbon electrode into concentrated aqueous sodium hydroxide solution. Catalysts like finely divided platinum or palladium metals are incorporated into the electrode for increasing the rate of electrode reaction. वो फिगर देखो आपको दिया है, फिगर में ध्यान से देखो, आपको एक तरफ से हाइड्रोजन गैस डाली जा रही है और एक तरफ से ऑक्सीजन गैस डाली जा रही है, बीच में पानी, बीच में आपका एक्वस इलेक्ट्रोलाइट रख दिया गया है, एक तरफ एनोड है और एक तरफ कैथोड है। एक चीज याद रखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डायरेक्ट नहीं मिलाया जा रहा है, ध्यान देखिए इस बात को, बीच में एनोड और कैथोड है ना, अगर आपने गलती से भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डायरेक्ट मिला दिया, बोला ना, इतनी एनर्जी बन जाएगी कि उस एनर्जी को आप होल्ड नहीं कर पाओगे, आप ही साथ में झुलस जाओगे, इतनी एनर्जी वहां निकल जाएगी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी एक साथ नहीं, आपको मिलाना है तो उनको धीरे धीरे मिलाइए, धीरे धीरे आपस में मिलाइए। एक साथ अगर मिलाए तो बहुत सडन धमाका हो जाएगा, जो कि आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो धीरे, इसीलिए इन दोनों को सीधे नहीं मिलाया जा रहा है, इन दोनों को बीच में रॉड में रख के मिलवाया जा रहा है। इधर से हाइड्रोजन, इधर से ऑक्सीजन, दोनों को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रखा जा रहा है, रिएक्शन हो रही है, और एज अ बाई प्रोडक्ट आपका ऊपर की तरफ क्या निकल जा रहा है, पानी निकल जा रहा है। उस पानी का आप यूज कर लीजिए पीने के लिए। ठीक, रिएक्शन दी है, कैथोड का रिएक्शन दी है, O2 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4 OH, और 2 हाइड्रोजन प्लस 4 OH गिव्स H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल रिएक्शन है, याद रखिए, कैथोड और एनोड को आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ दोगे तो आपको ओवरऑल रिएक्शन H2 प्लस O2 क्या मिल गया, H2O। ठीक, द सेल रन्स कॉन्टिन्यूअसली as long as the reactant are supplied. Fuel cell produce electricity with an efficiency of 70% compared to thermal power plant whose efficiency is about 40%. थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली बनती है उसकी एफिशिएंसी 40% ही होती है, फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी है 70% है। मतलब कहीं ना कहीं फ्यूल सेल ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। ठीक है, लेकिन आप करवा नहीं सकते हैं, आप फ्यूल सेल बना थोड़ी सकते हैं, इतना आसान नहीं उसको बनाना। There has been tremendous progress in the development of new electrode material between catalyst and electrolyte for increasing the efficiency of fuel cell. अब जब एक बार बन जाता है कोई चीज़ तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम और मेहनत करते रहते हैं। तो लोगों ने उसमें इलेक्ट्रोलाइट और अच्छा कैटलिस्ट और भी डालने की कोशिश की ताकि उसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाए। दिस हैव बीन यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। ये ज़्यादातर कार वाले ही करते हैं, जितनी कार कंपनियां होती हैं वही लोग ये करते हैं, अलग अलग बैटरी लगाएंगे, अलग अलग पावर सप्लाई करेंगे कि कहाँ पे उसका माइलेज है, उसका इंक्रीजिंग पावर बढ़ जाए। फ्यूल सेल आर पॉल्यूशन फ्री, तो पॉल्यूशन फ्री होता है। एंड द व्यू ऑफ देयर फ्यूचर इंपॉर्टेंस, ए वैरायटी ऑफ फ्यूल सेल हैव बीन फैब्रिकेटेड एंड ट्राइड। तो अब हालांकि फ्यूल सेल ही चल रहा है, आप मान के चलिए फ्यूल सेल एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर में डायरेक्ट पूछेगा, व्हाट इज फ्यूल सेल, एक्सप्लेन फ्यूल सेल, एक्सप्लेन द रिएक्शन हैपेंड इन फ्यूल सेल, या डायरेक्ट आपसे पूछेगा फ्यूल सेल कहाँ यूज किया था, वन वर्ड में पूछा जा सकता है। मतलब कुल मिला के फ्यूल सेल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका कोरोजन। अब कोरोजन 10th क्लास में पढ़ा था, अगर कोई भी मेटल मॉइस्चर से, एयर से, किसी भी केमिकल से अगर रिएक्शन कर जाता है तो मेटल करोड हो जाता है, और अगर मेटल करोड होगा मतलब मेटल की पावर, मेटल की टेंडेंसी कम हो जाएगी, मेटल कमज़ोर हो जाएगा, उस पर रस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। और कोरोजन अगर आयरन पे हो रहा होगा तो उसी को हम क्या नाम दिए हैं, रस्ट, या उसी को हम बोलते हैं जंग। तो क्लियर के लिए छोटा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कोरोजन क्या है, अगर आपका कोई भी मेटल इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, मॉइस्चर से रिएक्शन कर गया, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया, किसी केमिकल के साथ रिएक्शन कर गया, तो आपका मेटल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और ख़राब समय के साथ मेटल ख़राब हो जाएगा, फिर आप वही मेटल बेसिकली आप प्रिवेंट करते हो। ठीक, चलो। कोरोजन स्लोली कोट द सरफेस ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स विथ ऑक्साइड एंड अदर सॉल्ट ऑफ मेटल। अच्छा, घर में बक्सा होगा सबके घर,
बक्सा किसका है वो, किस मेटल का बक्सा है? किस कौन सा मेटल है बक्सा? बक्सा कौन सा मेटल? हाँ हाँ सही बोली हो, एल्यूमिनियम का है वो बक्सा जो है आपका, एल्यूमिनियम। डेहरी एल्यूमिनियम का होता है। क्यों एल्यूमिनियम यूज किया जाता है? आपने देखा होगा आजकल एल्यूमिनियम का पल्ला भी लगता है, एल्यूमिनियम का ही तो लोग जंगला में और पल्ला यूज करते हैं ना एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम एक ऐसा है जिसमें कभी जंग नहीं लग सकता। अब एक प्रॉपर रीजन लोग कहेंगे कि क्यों नहीं लग सकता, क्या रीजन है समझिए, समझो। अगर आपने आयरन ले लिया, देखो अगर आपने आयरन ले लिया और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर गया, तो ऑक्सीजन से करेगा तो मेक श्योर है इन्वायरमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा कि नहीं प्रेजेंट होगा। तो मान लो जब ये रिएक्शन करेगा तो ये बन जाता है Fe2O3 डॉट XH2O, ये बनता है यहाँ XH2O। आयरन मॉइस्चर ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो आपका ये बनता है रस्ट, ये बन जाता है जंग जो कर देता है खराब। यही सेम का आप जब आप एल्यूमिनियम के साथ करते हैं, O2 इसके साथ लेते हो और XH2O जब इसके साथ लेते हो तो यहाँ पे जो बनता है वो बनता है Al2O3। अब जानते हो यही ऑक्सीजन आयरन के लिए घातक है, जंग बन रहा है। यही ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनने की वजह से एल्यूमिनियम अब फुल्ली क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, कवर हो गया। मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एक उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है जिसकी वजह से एल्यूमिनियम फुल्ली प्रोटेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर कोई जंग नहीं लगता और खराब नहीं होता है। जबकि आयरन के ऊपर अगर ये सेम होता है तो वो खुद जंग लगे खराब हो जाता है। इसीलिए आजकल ट्रेंड चल चुका है, लोग अब लोहे का दरवाजे से ज्यादा किसका लगवाते हैं, लेकिन मजबूत लोहा ही होता है। 100 पीस कितना दिन तक चलाओगे? द रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। याद रखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन पहला एग्जाम्पल, टार्निशिंग ऑफ कॉपर दूसरा एग्जाम्पल, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज तीसरा एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने कोट किया है, 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा। It causes enormous damage to building, bridge, ship and all object made of metal, specifically that of iron। आज हमको सबको पता है आयरन आज हर जगह यूज होता है, बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में। तो भैया जहाँ आयरन है वहाँ जंग लगने की चांस, और जहाँ जंग लगेगा तो वो मेक श्योर है अगर आप बिल्डिंग बनाए हो, आयरन लगाए हो, आयरन में जंग लग गया तो आयरन कमजोर हो जाएगा, आयरन टूट जाएगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो क्योंकि पूरा पिलर, पूरा फाउंडेशन बेस किस पे तैयार करते हैं, उसी आयरन पे तो तैयार कर रहे हो। तो आयरन जहाँ है वहाँ एक खतरा बना रहेगा हमेशा, क्या, जंग लगने का, रस्टिंग का खतरा बना रहेगा। वी लूज करोड़ ऑफ रुपीज एवरी ईयर ऑन अकाउंट ऑफ कोरोजन। हम हर साल लगभग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं कोरोजन से बचने के लिए। जैसे जिसका छोटा मोटा घर है तो ठीक है, आपने देखा होगा ना कि 4-5 साल 8 साल 9 साल के बाद भी लोग गेट अपना पेंट करवा, लोहे का गेट पेंट करवाते हैं ना। और सबसे बड़ा कॉमन एग्जाम्पल तो आपके अपनी साइकिल ले लो, आपको 1 हफ्ते 10 दिन में ग्रीसिंग करवानी पड़ती है ना साइकिल की चेन की, नहीं तो फिर वो चेन टूट जाए, खराब हो जाएगा वो, या तो खराब, तो फिर आराम से लाइए आप, तो वो आपको कराना पड़ेगा। नहीं तो लोहे की, अगर आपको लोहे के समय, लोहे की जीवन अवधि लंबे समय तक चाहिए तो उसकी देख रेख करिए और टाइम उसकी ऑयलिंग ग्रूसिंग कराते रहिए, लोहा लंबा चलेगा। इन कोरोजन ए मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। जैसे मैंने बता दिया, आयरन ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। कोरोजन ऑफ आयरन, अगर आयरन का कोरोजन हो रहा होगा तो उसे हम रस्टिंग बोलते हैं। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, ठीक है, समझा भी दिया, लिखवा भी दिया। द केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। कोरोजन की जो केमिस्ट्री है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, मतलब इतना आसान नहीं जितना देख के लगता है कि बस ऐसे रिएक्शन कर रहा हो जाए। अगर आप सोचिए, अच्छा आप हमको बताइए, अगर आप एक नया सरिया खरीद के लाते हैं और आप सोच रहे हैं कि उस पर जंग लगे तो कितने दिन तक के बाद आपको सरिया पूरा खराब मिलेगा, कितने दिन लग जाएंगे? नहीं, कम से कम पूरा सरिया खराब होने में 6-7 महीने 1 साल भी लग जाएगा। इतनी जल्दी सरिया नहीं खराब होता है। एक हफ्ते में सरिया नहीं खराब हो जाएगा बच्चा, 1 हफ्ते में सरिया नहीं खराब हो जाता है। इतना तेज भी कोरोजन, इतना रस्टिंग इतना तेज नहीं कर सकता है। तुम रख के चेक कर लो। अब तुम लिटरली, अच्छा तुम प्रैक्टिकली सोचो, जो लोग बिल्डिंग मटेरियल वाले हैं, बिल्डिंग मटेरियल वाले तो सरिया बाहर ही रखते हैं, तो का 1 हफ्ते में सरिया खराब होगा तो भेज थोड़ी देते, वो तो रखे रहते हैं। वो सरिया खराब होने कम से कम 1 साल तक वो धूप सहे, पानी सहे, जो गर्मी सहे, ठंडी सहे, जितना 1 साल तक उसको रखिए, तब उसका स्ट्रेंथ थोड़ा थोड़ा कम, लगभग उसको जंग लगने में 1 साल तो लग ही जाएगा। कोरोजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। अभी जब केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे तो उसमें आएगा, यही एग्जाम्पल ही देंगे कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होती हैं जिनकी होने की स्पीड बहुत
स्लो होती है, और कुछ रिएक्शन केमिस्ट्री में ऐसी होती हैं कि पलक झपकाते हो जाएगी, जैसे आयोनिक रिएक्शन बहुत तेज होता है, और कोरोजन उनमें से एक बहुत स्लो प्रोसेस है। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, होते हुए आपको दिखते हैं। तो कोरोजन बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लेता है वो, ठीक है। एंड मे बी कंसीडर्ड एसेंशियली एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड दैट स्पॉट बिहेव्स एज एनोड एंड कैन बी रिटर्न एज रिएक्शन। अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं, आयरन जो है वो आयरन +2 में अब 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और उसका ऑक्सीडेशन उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है -0.44, ठीक। अच्छा, एनसीईआरटी ने यहाँ देखो क्लियर कर भी दिया है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन अलग लिख दिया है, रिडक्शन का रिएक्शन अलग लिख दिया है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है उसने सब अलग से लिख दिया है। उसने नीचे हेडिंग लिखी है कोरोजन ऑफ आयरन एटमॉस्फेयर। तो हो सकता हो वो आपसे बोर्ड में ये कह दें, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन इन एटमॉस्फेयर। तो आपको ऐसे एज इट इज जैसे पूरा लिखा है ऐसे पूरा आपको छाप के आना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड एट एनोड स्पॉट, वैसे भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एंड मूव थ्रू द मेटल एंड गो टू अनदर स्पॉट मेटल एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर, एनवायरमेंट के कार्बन डाइऑक्साइड एयर वाटर से रिएक्शन कर लेगा। हाइड्रोजन आयन इन वाटर में ऑल्सो अवेलेबल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में वाटर होगा उसका हाइड्रोजन निकलेगा और वो आयरन के साथ रिएक्शन पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा। नीचे कैथोड का इंडिविजुअल रिएक्शन दिया है, ओवरऑल रिएक्शन दे दिया है, चाहो तो याद कर लो, नहीं तो कोई है नहीं, पूछा तो नहीं अभी आज तक। द फेरस आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक आयन। फेरस का मतलब है यहाँ ऑक्सीजन अपने +2 में है। सुनो, जंग लगने से पहले आयरन अपने कम वैलेंसी में होता है, ठीक है, +2 में है। यहाँ जंग लगने से पहले आयरन +2 में है, और IUPAC के नेम के हिसाब से जब कोई भी अपने कम वैलेंसी में होता है तो उसको हम फेरस बोलते हैं। लेकिन जंग लगने के बाद ये आयरन +3 में चला जाता है, और +3 में जब मोर वैलेंसी में होता है तो वो फेरिक में चला जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बिफोर कोरोजन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज, MCQ बन जाएगा +2 +4 +3 +5। दूसरा क्वेश्चन, आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +2 +3 +4 +5। तो बना सकते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। +2 से बिफोर कोरोजन +2 होता है आयरन की ऑक्सीडेशन, और आफ्टर कोरोजन +3 हो जाता है, ठीक। हाँ, ये फेरस कम वैलेंसी के लिए फेरस यूज कर सकते हैं, ज्यादा वैलेंसी के लिए फेरिक यूज करते हैं, जबकि लेकिन IUPAC मना कर दिया है, ये सिस्टम IUPAC ने मना कर दिया है। आपको फेरस फेरिक यूज नहीं करना होता है, बस लिख दिया है। उसने ये कहा है कि आपको अस-इक नहीं लगाना है। अगर आयरन अपने सेकंड फॉर्म में, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा आयरन, और ऐसे लिखना पड़ेगा सेकंड, और आयरन यहाँ थर्ड पे है तो आपको लिखना पड़ेगा कि रोमन नंबर में यहाँ थर्ड। वो IUPAC ने अस और इक वाला सिस्टम थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन अब लिखा है तो आप जान ही रहिए अभी। द फेरस आयन आर फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक, समझा दिया कि फेरस आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक में, आउट एज रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसका नाम होता है हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड इसलिए क्योंकि साथ में कौन लगा है, पानी लगा, इसीलिए इसको हाइड्रेटेड, और इसका नाम हो गया फेरिक ऑक्साइड। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एंड फर्दर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड, और कुछ हाइड्रोजन एली बनता है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज प्राइम इंपॉर्टेंस। अब आपको कोरोजन से बचाना भी है। इट नॉट ओनली सेव्स मनी, आपका पैसा नहीं बचाएगा, आपको एक्सीडेंट होने से, ब्रिज कोलैप्स होने से, की कंपोनेंट फेल होने से, इन सब से भी बचाएगा। क्योंकि आपको पता है आज ऐसा ज़माना है कि आयरन हर जगह यूज़ किया जाता है, तो आपको बचा के रखना है। ब्रिज गिर जाता है ना, कभी लोहा कमजोर हो जाता है तो गिर जाता है ना, तो उसका रीजन भी एक यही है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन इज टू प्रिवेंट द सर्फेस ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर। सबसे बढ़िया काम आप ये कर सकते हैं कि आयरन की जो सरफेस है उसके ऊपर कुछ लगा दीजिए, तो आयरन डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। आप सोचिए कि ये जो दीवार जो मेन दीवार है वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में, आप इस पे गोदिए लिखिए, लेकिन अंदर जो ईंटा है वो सेफ है कि नहीं, क्योंकि इसके ऊपर मसाले की क्या कर दी गई है, कोटिंग। उसके ऊपर फिर पुट्टी लगा दो तो ये कोटिंग और हो गई, फिर उसके ऊपर अस्तर लगा दो, प्राइमर लगा दो, फिर उसके ऊपर एक पेंट लगा दो, 3-4 कोट लगा दोगे तो वैसे मजबूत हो जाएगा। तो अगर आप कोट लगा देते हो तो अंदर का चीज मटेरियल प्रोडक्ट हो गया, नहीं प्रोडक्ट हो गया। एक प्रचार आता था ओडोमॉस का, या सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है होली में लोग सरसों का तेल लगाते हैं ना पूरी बॉडी पे, क्यों, ताकि तेल जल्दी छूट जाए, मतलब वो कलर जल्दी छूट जाए। क्योंकि तेल लगाओगे तो बॉडी के ऊपर एक लेयर बना लेगा, तो वो जो कलर है वो आपके बॉडी पे डायरेक्ट नहीं, क्योंकि बॉडी एब्जॉर्व कर लेगी तुरंत उस कलर को एब्जॉर्व कर लेगी, तो छूटता नहीं है। फिर वही बैठ के फिर बाथरूम में घसते हो बैठ के,
तो तेल लगा लोगे तो बॉडी पे क्लियर बन जाएगी, तो आपका मेन प्रोटेक्ट रहेगा। सेम वही कह रहा है कि आयरन को या कोरोजन से बचाने के लिए आप अपने मटेरियल को ऊपर से क्या कर दीजिए, किसी ना किसी से लेयर कर दीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है। दिस कैन बी डन बाय कवरिंग द सरफेस विद पेंट और बाय सब केमिकल्स। आप पेंट से भी करो, जैसे गेट रोड को तो पेंट से किया जाता है, जैसे लोहे का दरवाजा, लोहे का गेट, इसको तो लोग पेंट से करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है तो उसको आप केमिकल से कर सकते हैं, जैसे बिस्फेनॉल। केमिकल का नाम भी एनसीईआरटी ने दिया, कौन से केमिकल को यूज करोगे फॉर प्रिवेंशन, वो पूछेगा नेम द केमिकल विच इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो ध्यान में रखिएगा। बिस्फेनॉल पढ़ चुके हो, बिस्फेनॉल का मतलब समझ रहे हो, दो फिनॉल एक साथ अटैच कर दिया है, डाइफेनिल, डाइफेनिल ही है। कहाँ बनता था डाइफेनिल, किस रिएक्शन बनता था, ऑर्गेनिक में है फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन में ही बाइफेनिल बनता था। चलो छोड़ो जाने दो। Another simplest method to cover the surface by other metal, और दूसरा सिंपल तरीका, आप ऐसा करिए एक मेटल के सरफेस को किसी दूसरे मेटल के सरफेस से ही कवर कर दीजिए, ये भी आप कर सकते हो, एक भी तरीका है। जैसे आयरन का है, आयरन के मेटल को आप दूसरे से कवर कर दीजिए, सबसे बढ़िया है। जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर आप सोने का पानी चढ़ा दीजिए, वो भी तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो ना, तो आयरन के ऊपर आप जिंक चढ़ा सकते हो कि नहीं चढ़ा सकते हो, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दीजिए, आयरन के ऊपर किसकी लेयर चढ़ जाएगी, गोल्ड की, जिसकी चढ़ाना चाहो। अब एक चीज याद रखो यहां, अगर सुनो, अगर किसी भी मेटल के ऊपर आपने जिंक की कोटिंग की, अगर जिंक का कोटिंग किया या जिंक को लेयर चढ़ाया, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, याद रखिएगा। लेकिन ये सिर्फ जिंक के लिए ही है, किसी भी मेटल के ऊपर अगर आपने जिंक की कोटिंग कर दी, देन द प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। इसको आप कैसे करोगे, वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला, जिस पे चढ़ाना हो आप याद करो। देखो चैप्टर के अंदर कंटेंट सब रिलेट कर रहे हैं, जो पढ़ाया था इसीलिए पढ़ाया था। जिसको चढ़ाना है वो किस पे रहेगा, एनोड पे कि कैथोड पे, वो एनोड पे, तो आपको चढ़ाना किसको है, जिंक को, तो जिंक किसका बनाई, एनोड किसका बनेगा, और आयरन किसका बनेगा, इसको बनाइए, तो आयरन बन जाएगा कैथोड पे, इसको रखो। अब जिंक धीरे धीरे यहां से निकलेगा और धीरे धीरे जिंक इसके ऊपर चढ़ता चला जाएगा, तो आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगी, तो आपका आयरन बच गया कि नहीं बच गया। तो बस इसी प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन सिर्फ तभी बोलोगे जब कोटिंग जिंक की होगी। एग्जाम्पल दे भी दिया है, दो का दिया है, Sn और Zn, they that are inert or react to save the object, ठीक है। An electrochemical method is to provide sacrificial electrode of another metal that is like magnesium, zinc, which corrode itself but save the object। आप इन सब का भी यूज कर सकते हो, सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड का बना सकते हो। सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड का मतलब है जो अपने आप को मिटा देंगे, लेकिन जिसको बचाने गए हैं उसको, जैसे बॉडीगार्ड होता है, बॉडीगार्ड का काम क्या होता है, जनरली बॉडीगार्ड अपने आप को मार के वो सामने वाले को बचाएगा कि नहीं बचाएगा। अच्छा आप बताइए फिजिक्स में ऐसा कौन सा डिवाइस है जो खुद बच के सबको बचाता है, कोई ऐसा डिवाइस आपने पढ़ा है? हाँ, खुद मर के सब सामने वाले को बचा लेता है कोई डिवाइस, कोई फ्यूज एक ऐसा डिवाइस होता है जो लगवाया जाता है जो खुद मेल्ट होके पूरे घर का सर्किट बचा लेता था कि नहीं। बस वैसे ही है कि जिंक, अब आप आप प्रैक्टिकली सोचिए, आपने आयरन के ऊपर जिंक चढ़ा दिया तो जिंक अपनी कुर्बानी दे रहा है कि नहीं, आयरन को बचाने के लिए जिंक अपनी कुर्बानी दे रहा है कि नहीं, जिंक खराब हो रहा है तो जिंक अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए इसको अलग से एनसीईआरटी ने नाम दिया है सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड। पूछा जाएगा नेम द एलिमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड, कौन सा ऐसा एलिमेंट है। अब ये एनसीईआरटी की देखो छोटी छोटी लाइन है, आ गया ना तो फिर वही होता है कि पेपर बहुत हार्ड हो गया, कहाँ ये सब कहाँ था एनसीईआरटी, पढ़े नहीं तो कहाँ रहेगा एनसीईआरटी। चलो चैप्टर खत्म हो गया तो नहीं, रुक जाओ। तो ये बेसिकली चैप्टर हो गया खत्म। अब बेसिकली जो बोर्ड का था आपका पेपर, अब जितना पढ़े हो अभी तक, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को करवा दिए हैं। जब नस्ट इक्वेशन करा रहे थे हम तब भी करा दिए थे, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्वेश्चन था, मैंने करा दिया था। उसके बाद डेल्टा आर जी नॉट का क्वेश्चन था, वो भी करा दिया है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा है डिफाइन द फॉलोइंग सेल पोटेंशियल फ्यूल सेल, मतलब सेल पोटेंशियल डिफाइन करना। सेल पोटेंशियल माने का हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वही डिफाइन करना है। और फ्यूल सेल डिफाइन करने को बोला है, 3 नंबर में है, ठीक है।
और बाकी ऑर्गेनिक्स हैं तो अभी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा है इधर। हाँ इधर नॉमेनक्लेचर है, इधर ऑर्गेनिक ही है। बाकी इधर मैं पढ़ा दिया था वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव, वो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में क्लियर कट कराए थे कि, और ये आरबीसी को अगर आप 0.5% NaCl सोल्यूशन में रखते हैं तो वो श्रिंक होगा कि स्वेल होगा, करवाया था। एनसीईआरटी की लाइन थी ये, करवाया भी था इसको। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, करवाया हूँ, लिखवाया हूँ। नेम वन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, याद है किसी को? एनसीईआरटी ने लिखा भी है वो मेम्ब्रेन का नाम, एक और एनसीईआरटी ने एक ही लिखा भी है, सेलोफेन लिखा एनसीईआरटी ने, एक मेम्ब्रेन का नाम उसने लिख दिया है सेलोफेन। तो लिखवाया है, नोट्स में सब है, पढ़ाया भी सब है आपको। अब बस वही है कि आप रिवाइज करिए, पढ़िए अब, और क्या। हाँ एक चीज़ और एनसीईआरटी में मतलब न्यूमेरिकल जो पूछा है, हालांकि जो आपने भी लेटेस्ट पढ़ा उसी पे है एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कठिन नहीं है ज़्यादा, बस वही है ना कि आप पेपर में आपको डाटा सब याद होना चाहिए। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, सुनो इधर देखो। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ अ 0.05 mho कैपिटल M। अच्छा ये बताओ 0.05 कैपिटल M क्या गिवन है? ये क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये क्या गिवन है क्वेश्चन में? ये मोलैरिटी कैपिटल M लिखा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी क्या गिवन कर दिया है? मोलैरिटी, या आपको कंसंट्रेशन वो गिवन कर दिया पहले से ही। सोल्यूशन ऑफ एरिया, आपको एरिया दे दिया है, एरिया दिए हैं 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड लेंथ, आपको लेंथ दे दिए हैं 40 सेंटीमीटर, और आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी यानी कि आपको R भी दे दिए हैं 5 × 10⁻³ ओम। आपसे पूछ रहे हैं रजिस्टिविटी है, आपसे पूछ रहे हैं रजिस्टिविटी। अब बताओ R = ρL/A। R पता है, L पता है, A पता है, क्या निकालना है? निकल गया, सीधे फार्मूला बेस्ड था कि नहीं? अब ये बताओ, इसमें ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है, फिजिक्स का है ये, लेकिन क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रेजिस्टेंस इन सब को यूज किया था, वहां पे जनरल टर्म में सब पढ़ाया था, इसीलिए जानबूझ के उसने घुसा, और एक वर्ड जानबूझ के घुसाया। अब ये दिया है तो जरूर कुछ पूछेगा भी आगे जरूर। दूसरा पूछ रहा है कंडक्टिविटी। क्या था कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी का सिंबल क्या था? कप्पा। तो कंडक्टिविटी एक्चुअल में आपसे क्या पूछ रहे हैं? कप्पा। कप्पा कैसे निकाला जाता था? कैसे निकाला जाता था? हाँ कैसे निकाला जाता था? नहीं, वो तो कंडक्टेंस था, C था, C = 1/। कप्पा कैसे निकालते? दो फॉर्मूला था, देखो देखो कॉपी खोल के देखो, कंडक्टिविटी कैसे निकाला जाता था। पलटो कप्पा देखो, हाँ क्या है, कहाँ पे? हो गया। आपसे पूछा था कप्पा, तो कप्पा होता है बेसिकली रेजिस्टिविटी, या कप्पा आपका हो गया 1 रेजिस्टिविटी। अब फ्रेम समझो, देखो एनसीईआरटी आपके साथ, ये एनसीईआरटी वाले जो होते हैं ना, ये आपसे कैलकुलेशन बहुत करवाते हैं जानबूझ के, लेकिन बोर्ड में जब पेपर सेट होता ऐसा सेट होगा ना, तुम एक अगर हिस्सा पकड़ लिए तो फिर आराम से पकड़ते चले जाओगे। आप ये बताइए, आपसे वो कहे हैं कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, पहले तुमसे क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं? अगर रेजिस्टिविटी निकल जाएगा तो रेजिस्टिविटी निकलेगा तभी तो कप्पा निकलेगा, तो रेजिस्टिविटी निकाल लो यहां से R = ρL/A, तो ρ = RA/, और ध्यान देना ये किसमें है, पहले इसको कन्वर्ट कर लेना, रख के यहां से रो निकाल लेना। जस्ट एन एग्जांपल, यहां आपने रो कैलकुलेट किया और आपको वैल्यू मिल गई x, तो रो मिल गया। अब कप्पा होता है, कंडक्टिविटी होता है 1/रेजिस्टिविटी, तो कप्पा = 1/x, वैल्यू आपने रखा, कोई वैल्यू आएगी, आपने इसको सॉल्व किया तो कप्पा आपको मान लो मिल गया y, कप्पा मिल गया। फिर आपसे कह रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी निकालो। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा × 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, इसीलिए तो दिया था ये। तो देखो स्टेप, पहले रेजिस्टिविटी निकलवाया, फिर कप्पा निकलवाया, और फिर आपसे मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहा है। अच्छा ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब कप्पा किस में रखोगे। यही तुम क्या सोच रहे हो, इस क्वेश्चन में दम नहीं है? क्वेश्चन में ही दम है, वैल्यू में नहीं दम है, वैल्यू नहीं रखना है। वो यूनिट के साथ खेल रहा है आपके साथ। जानते हो क्या होगा, तुम क्या करोगे,
यहां पे रेजिस्टिविटी निकालने के लिए तुम ए और एल को किस में चेंज करोगे? मीटर में। तो जो रेजिस्टिविटी की यूनिट आएगी वो किस में आ जाएगी? तो यहां जब मीटर रखोगे तो कप्पा किस में आएगा? मीटर में कप्पा आएगा। और मीटर में क्या कप्पा ये फॉर्मूला नहीं है, ये पर सेंटीमीटर का था। अगर मीटर में रखोगे तो आपको ये लगाना पड़ेगा फिर, समझे? लेकिन बच्चा यही याद करके जाएगा तो यहां तक तो वो सही कर जाएगा, यहां जल्दबाजी में गलती हो जाएगी इससे, समझे? तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसको मीटर से सेंटीमीटर से मीटर किया तो यहां मीटर अपना चेक करोगे, रेजिस्टिविटी के अंदर भी मीटर आएगा, यहां मीटर करोगे तो कप्पा में भी मीटर आएगा। और अगर कप्पा की यूनिट मीटर हुई तब फिर आपको ये वाला लगाना पड़ेगा। और मैंने अलग से चार्ट बना के दिखाया था कि जब उसका सेंटीमीटर होगा तो क्या यूनिट रखना है और जब उसका मीटर होगा तो क्या रखना है। ठीक, पढ़े हो ना, पढ़ाया है ना, कोई बहुत बड़ा तो था तीर नहीं, यही बोर्ड का क्वेश्चन था। ठीक, वही है ना, खाली सिंसियरली फॉलो करते जाओ, ऐसा एक क्वेश्चन नहीं बचेगा नहीं कर पाओ। बाकी ये ऑर्गेनिक है, ये तो उसका क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स है। चलो बाकी इसमें तो चलो, तो आपका चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया फुल एंड फाइनल खत्म। ठीक है, आपका चैप्टर हो गया खत्म। अब घर जाके पूरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स, जो कल से स्टार्ट कर देंगे।